मैं आप लोगों को बता रहा था कि क्या डिस्टिंक्शन है इतिहास में पीरियडाइजेशन का। अर्ली जो एंशिएंट हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री है और जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका पीरियडाइजेशन क्यों किया जाता है। और चूंकि आप लोगों को जो अभी ये पढ़ना है उसमें सबसे मेन थिंग ये है कि इसे आप मध्यकालीन भारत का शुरुआत मान सकते हैं। तो जब सिंध पर अरबों का आक्रमण होता है 712 ईस्वी में, तो कई इतिहासकारों ने, मैं बार बार कह रहा हूँ कई इतिहासकारों ने, ना कि सभी इतिहासकारों ने, कई इतिहासकारों ने इस एरा को, मतलब 712 सन 712 से लेकर लगभग 1200 का जो काल है, इसको कई इतिहासकारों ने पूर्व मध्यकालीन भारत कहा है। अब अगर पूर्व मध्यकालीन कोई भारत है तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि कोई पोस्ट मिडिवल इंडिया भी रहेगा। तो हम लोग पहले यह समझ लेते हैं कि पूर्व मध्यकालीन भारत और पोस्ट मिडिवल इंडिया जो है इसका कंसेप्ट क्या है और इतिहासकार इसके बारे में क्या बताते हैं और किन किन इतिहासकारों ने इस पर काम किया है। तो ये मैं शॉर्ट डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद मैं सीधा आप लोगों को ले चलूंगा जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण करता है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको समझना जरूरी है, जैसे कि सिंध क्या है, मोहम्मद बिन कासिम कौन था, उसके आक्रमण का रीजन क्या था, उसने जब इस प्रांत पर, यानी ये अगर मैप आप अगर देख सकते हैं, इस प्रांत पे यानी भारत के उत्तर पश्चिम जो हिस्सा है उस पर जो आक्रमण किया, उस आक्रमण से यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ा और आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो देखिए, जो ये 3 आक्रमण का चरण है भारत में, मेनली उत्तर पश्चिम भारत में या नॉर्दर्न इंडिया आप कह सकते हैं, वो चरण को इस प्रकार समझिए कि पहले मोहम्मद बिन कासिम उत्तर पश्चिम भारत पे आक्रमण करता है। उसके बाद महमूद गजनवी ने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया। और जब भी मैं भारत कह रहा हूं तो आप यह समझिए कि उत्तर भारत की मैं बात कर रहा हूं। और उसके बाद मोहम्मद गोरी आक्रमण करता है और मोहम्मद गोरी के आक्रमण के बाद उसी का एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक भारत के केंद्र में स्थापित दिल्ली पर अपना सत्ता काबिज करता है और दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, साथ ही साथ गुलामों से। तो अभी हम लोग हैं, जो इतिहास का विभाजन था वो हम लोग समझ चुके हैं कि इतिहास में जो क्लियर डिस्टिंक्शन है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का, यह डिस्टिंक्शन केवल सुविधा के दृष्टिकोण से किया गया है। इसके पूर्व मैं बता रहा था कि पूर्व मध्यकालीन भारत को पूर्व मध्यकालीन भारत क्यों कहा जाता है। देखिए, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के बीच का एक जो हिस्सा है वह पूर्व मध्यकालीन भारत का है। तो यह जो हिस्सा है, इस हिस्से में कई बदलाव ऐसे हुए, कई चीजें ऐसी हुई जिसके कारण इस काल को पूर्व मध्यकालीन काल के तौर पर जाना जाता है। इस पे एक भारतीय इतिहासकार ने काफी काम किया है जिनका नाम है रामचरण शर्मा। और आप लोग रामचरण शर्मा की पुस्तक से परिचित होंगे। अंग्रेजी में आप लोग पुस्तक पढ़ते होंगे इंडियाज एंशिएंट पास्ट, जो ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन से छपी है, और हिंदी में प्राचीन भारत का एक परिचय। इसके ये टेक्स्ट बुक है। इसके अलावा रामचंद्र शर्मा ने एक कंसेप्ट दिया इस पूर्व मध्यकालीन भारत को समझने के लिए अपनी एक और पुस्तक में। उसका नाम था इंडियन फ्यूडलिज्म, भारतीय सामंतवाद। आखिर इन्होंने इस पीरियड को जो सामंतवाद के नाम से रखा, इसका क्या कारण था कि इनको इस पीरियड को सामंतवाद बताना पड़ा।
यानी सामंती व्यवस्था बताना पड़ा। आखिर ये सामंती व्यवस्था है क्या? देखिए, ये तो फ्यूडलिज्म है। ये फ्यूडलिज्म भारत का कंसेप्ट नहीं है, मतलब इंडियन ओरिजिन कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट वेस्ट का है। वेस्ट मतलब यूरोपियन कंसेप्ट है। वहाँ पर नाइट्स होते थे, लॉर्ड्स होते थे वहाँ के मिडिवल पीरियड में, या आप कह सके तो वहाँ के 5th to 12th AD का जो वहाँ का फेज है, उसमें ज़्यादातर नाइट्स और लॉर्ड्स होते थे। और इन्हें ही नाइट्स और लॉर्ड्स की जो व्यवस्था थी, ठीक है, ये एक पिरामिडीय व्यवस्था थी वहाँ पर। उस व्यवस्था को फ्यूडलिज्म के नाम से जाना जाता था। तो रामशरण शर्मा ने उसी व्यवस्था का कंसेप्ट इस काल पे रखा है, और उन्होंने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जमीनों का दान किया गया। जमीन यानी लैंड ग्रांट्स दिया गया, वो लैंड ग्रांट्स ब्राह्मणों को दिया गया सबसे ज़्यादा। रामशरण शर्मा इसके बारे में काफ़ी उल्लेख करते हैं। उसके बाद काफ़ी सरदारों को दिया गया। सरदार वो थे जिन्हें उपाधियाँ दी जाती थी काफ़ी। और इस प्रकार की व्यवस्था में एक जमीन पर केंद्रित, यानी जमीन जो दान दिया जा रहा है उस जमीन पे केंद्रित लैंड लॉर्डरलिज्म विकसित हुआ, और इसे ही रामशरण शर्मा सामंतवाद के नाम से जानते हैं। और हर्ष के मरने के बाद, हर्ष की मृत्यु 647 ईस्वी में लगभग होती है। हर्ष के मरने के बाद आप देखते हैं कि यह जो भारत है ये काफ़ी टर्मोइल का भारत है। मतलब एक दूसरे से काफ़ी राजाओं में लड़ाई हो रही है। एक तरफ गुर्जर प्रतिहार हैं, एक तरफ पाल हैं, एक तरफ राजपूत हैं, और ये तीनों कन्नौज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो भारत की जो राजनीतिक स्थिति है ये लगभग थोड़ी कमज़ोर है, और अगर राजनीतिक स्थिति कमज़ोर होगी तो स्वाभाविक सी बात है व्यापार पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो जब यहाँ पर आप देखते हैं कि एक काफ़ी प्रसिद्ध यात्री भारत आता है जिसने किताबुल हिंद नाम से पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम अल-बरूनी था। वह कहता है कि वैश्यों की दशा शूद्रों जैसी हो गई। वह इस प्रकार का वर्णन करता है। वैश्य कौन थे? ये जो 4 हम लोगों का सिस्टम था वर्ण व्यवस्था में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें वैश्य तीसरे नंबर पर आते थे, जिनका काम था ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करना। तो यही वैश्यों के बारे में कह रहा है कि वैश्यों की दशा जो है शूद्रों की तरह हो गई। तो ये जो अर्ली मिडिल का फेज है, यह फेज में कुछ विशेषताएं यह है कि उत्तर भारत में खासकर व्यापार कम हो गया है, राजनीतिक रूप से काफ़ी संघर्ष हो रहा है, सांस्कृतिक उपलब्धियां कम हो रही हैं, जो कि पिछले समय से अलग हैं, हर्ष के काल से अलग हैं, और आगे आने वाले समय से भी अलग हैं। तो ये एक ट्रांजिशन का फेज है, इसीलिए इसे अर्ली मिडियल कहते हैं। और इसी ट्रांजिशन के फेज में सिंध पर अरबों का आक्रमण होता है। अरबों के आक्रमण से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि अरब आखिर कौन थे। आपने मैप में जहां मेरा कर्सर है वहां पर आप देख सकते हैं कि दमिश्क पे मैं अपना कर्सर रखा हूं। दमिश्क उस समय खलीफा की राजधानी थी, और आप जानते हैं दमिश्क अभी भी एक देश की राजधानी है, सीरिया की राजधानी है। तो 570 ईस्वी में जब इस्लाम धर्म के संस्थापक जिन्हें माना जा सकता है मोहम्मद साहब, उनका जन्म हुआ था। वो जन्म हुआ था आज के सऊदी अरबिया में। वहाँ पर काफ़ी कबीले थे, और उन कबीलों को उन्होंने एकत्र किया था। एकत्र करके उन्होंने प्रीच किया था, यानी प्रचार प्रसार किया था, अपनी गॉस्पेल्स का प्रचार प्रसार किया था, अपनी बातों को बताया था, और उनकी बातों को लोगों ने माना और उनके कहे गए बातों के अनुसार रहना शुरू किया। तो सन 570 ईस्वी में जन्म लिए व्यक्ति के द्वारा फैलाया गया जो बात था, वो बात
आगे चलकर उनकी मृत्यु जब हुई सन 632 ईस्वी में, तो कौन फैलाने का काम करेगा, कौन इस चीज का काम करेगा कि उनके द्वारा कही गई बात आगे भी जारी रहे और उनके द्वारा बनाई गई जो व्यवस्था थी, जो इस्लाम है, वह फिर से सुचारू रूप से चल सके। इसके लिए खलीफा का सिस्टम लाया गया और प्रथम 4 खलीफा जो हुए, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, यह लगभग मोहम्मद साहब के जान पहचान के थे। आगे चलकर इन खलीफाओं में भी डिवीजन हो जाता है, मतलब विभाजन हो जाता है, और अब्बासी खलीफा होते हैं, उमैयद वंश के खलीफा होते हैं। तो हम लोग अभी जिस दौर में हैं, जिसकी पढ़ाई कर रहे हैं अभी, जिसे मैं बता रहा हूं आप लोगों को, उसमें उमैयद वंश के खलीफा जो थे, उनका दमिश्क पर शासन था। ये आप लोग समझ लीजिए कि उमैयद वंश के जो खलीफा थे, उनका दमिश्क पर शासन था और इनकी जो राजधानी थी वो दमिश्क थी। इसे अंग्रेजी में हम लोग कैलिफट कहते हैं, CLIPHATE, कैलिफट। और ये जो खलीफाई सिस्टम है, ये जाके अंत होता है, इसका एंडिंग जो होता है, ये आप देखेंगे उस समय जब विश्व युद्ध के दौरान तुर्की का पराजय हो जाता है। आप जब विश्व युद्ध का दौर पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो देखेंगे कि तुर्की का पराजय होता है और खलीफा का अंत होता है, और ये सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेड है। और उसी समय भारत में अली बंधुओं ने खिलाफत शुरू किया था, और जिसमें गांधी जी ने भी सहयोग किया था। तो देख रहे हैं कितनी चीजें इतिहास में घटी, हजारों वर्ष पीछे की घटना वर्तमान से कितने नाजुक रूप से लूप्ड है, मतलब जुड़ी हुई है। ठीक है, तो उसी समय खिलाफत का अंत होता है। तो ये आप खलीफा का कंसेप्ट समझ गए। अब हम लोग आगे थोड़ा मैप को आप एक बार गौर से देखिए कि ये मैप कहता क्या है। देखिए, ये जो पूरा क्षेत्र था, ये आप जहां पर अभी देखते हैं कि कैस्पियन सागर से लेके नीचे सिंध तक पूरा उमैयादी खलीफाओं का उस समय शासन था। पहले जो था मदीना था राजधानी, और मदीना से राजधानी बाद में दमिश्क हो जाता है। अब इसकी कहानी हम लोग एक बैकग्राउंड में समझते हैं कि आखिर ये हमला होता क्या है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो भारत बना हुआ है, ये वाला हिस्सा सीरिया है, उसके बाद इराक है, फिर उसके बाद ईरान है, उसके बाद इराक है, फिर आपका सीरिया आ जाता है। नीचे आपका यह अरब सागर है। ये अरब सागर काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे गौर कीजिएगा। ये जो अरेबियन सी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैं गूगल मैप निकालता हूँ, गूगल मैप के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो अरेबियन सी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा भारत का जो लोकेशन है, उस लोकेशन में अगर अफ्रीका के थ्रू कोई व्यापार होता है, यानी अफ्रीका जो भारत के जस्ट बगल में है, अगर अफ्रीका के थ्रू कोई व्यापार होता है और वह जाना चाहता है अफ्रीका से कोई व्यापारी, फर्ज कीजिए कि इंडोनेशिया, जकार्ता या थाईलैंड में, तो उसे अरब सागर होके जाना पड़ेगा। तो यानी अरब सागर पर
जिसका कब्जा है वह काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, वो काफी स्ट्रांग राजा रहेगा। आप देखेंगे कि चोलों ने भी जाके श्रीविजय, जिसको आधुनिक इंडोनेशिया कहते हैं, उस पर जाके कब्जा किया था। चोलों ने वह इसलिए किया था कब्जा कि जो व्यापार होता था उस व्यापार के केंद्र में श्रीविजय था, और एक मलक्का स्ट्रीट जाती है, वो मलक्का स्ट्रीट्स के ही माध्यम से व्यापार होता था। तो लगभग यही कहानी यहाँ भी दोहराई जा रही है। कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिससे एक जहाज जो श्रीलंका से आता रहता है, वह जहाज किसी कारणवश डिस्ट्रक्ट हो जाता है, और इस जहाज के बारे में हिसाब किताब मांगते हैं दमिश्क के गवर्नर, सिंध पर जो राजा थे उससे, और सिंध का राजा उसका हिसाब किताब नहीं दे पाता है, जिसके कारण आक्रमण हो जाता है इस प्रदेश पर मोहम्मद बिन कासिम का। तो डिटेल में अगर हम लोग समझना चाहते हैं तो इधर आइए, दिखाते हैं। इस पे उस समय दाहिर नाम का एक ब्राह्मण शासन कर रहा होता है। सिंध पर दाहिर से पहले राय वंश का शासन था, और राय वंश का जो शासन प्रशासन था वो एक आप समझ सकते हैं कि क्रोनोलॉजी के माध्यम से, कि यहाँ पर एक सासी नाम का पहले शासक था, और लास्ट में सासी वंश के बाद इस सासी की हत्या की जाती है, और हत्या के बाद एक स्त्री लाट जो रहते हैं, लाट से चच नामक एक व्यक्ति शादी कर लेता है। ये जो चच है, इस पर आप लोग गौर कीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चच जो है, चाच और चच दोनों लगभग एक चीज है। इसलिए क्योंकि इस काल का जो इतिहास है, इस इतिहास को समझने के लिए एक पुस्तक काफी इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है चचनामा, जिसे चचनामा कहते हैं। वह इसी समय के हिस्ट्री जो है, उस हिस्ट्री को बताने के लिए लिखा गया था। ये चच एक ब्राह्मण रहता है जो साहसी का मंत्री रहता है, और जब साहसी की मृत्यु हो जाती है तो ये चच यहाँ पर एक ब्राह्मण वंश की स्थापना करता है। ये जो कंसर्न एरिया है, तो चच के बाद जो यहाँ का जो शासन जाता है, वह जाता है दाहिर नाम के एक व्यक्ति में। तो ये जो पीछे बैकग्राउंड का जो लड़ाई है, यह इनका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, और इस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से इधर होने वाले कॉन्फ्लिक्ट पे कोई मतलब नहीं है। तो एक यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट के कारण इनकी सत्ता कमजोर थी। अब स्वाभाविक सी बात है कि किसी भी राजघराने में कॉन्फ्लिक्ट चलेगा, तो कॉन्फ्लिक्ट के कारण वहां पर सत्ता के लिए संघर्ष रहेगा, तो वहां का जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो कमजोर होगा। और इस कमजोरी का फायदा उठाए थे दमिश्क के खलीफा ने। ये क्यों उठाए थे? इसलिए क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस समय, आपको मैं ये बता दूं कि इस समय जो है इस्लाम धर्म अपने चरम पर था, इतने चरम पर था कि अभी आप जानते होंगे कि जिब्राल्टर एक जगह है। ये जिब्राल्टर असल में, आप जहां पर फ्रांस मैप अगर देखेंगे तो जहां पर फ्रांस है और फ्रांस और अफ्रीका का जो तट है, उस तट के सामने एक जगह है, उसका नाम है जिब्राल्टर। तो ये जिब्राल्टर असल में एक मुस्लिम सेनापति के नाम पे रखा गया है,
और एक समय अरबों ने यूरोप के इस प्रांत पे भी आक्रमण कर दिया था, और यह समय इसी काल का है। तो आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम जो शासन है खलीफा के अम्ब्रेला के अंदर काफी फैल रहा है, और अगर भारत में उसे इन करना है, तो उसे स्वाभाविक सी रूप से यहाँ पर जो शासक है उससे सबसे पहले टकराना पड़ेगा। तो छोटा मोटा क्लैश तो उस समय होता रहता था, मगर एक बड़े क्लैश की जरूरत थी। वो बड़ा क्लैश होता है उस समय जब सिंहल द्वीप से, ये जो सिंहल द्वीप है यह आज का श्रीलंका है, वहां से एक नाव जो एक्चुअली खलीफा का नाव था, मतलब उसमें खलीफा के कंसर्न व्यक्ति थे, उसको लेकर चलता है सिंध की ओर, यानी खलीफा के पास जा रहा था। वो सिंध की ओर से खलीफा के पास जा रहा था। होता ये है, यहां से निकलते वक्त जो नाव थी, ये जो देवल बंदरगाह है जो वर्तमान में कराची के पास है, वहां पर इस नाव को लूट लिया जाता है। अब लूटते कौन है? ये लूट का जो पूरा सीन है ये जुड़ा नहीं हुआ है किसी भी रूप से यहाँ पर जो चर्च है उससे। यहाँ पर कुछ जनजातियां कुर्द वगैरह रहती थी जिन्होंने इस नाव को लूट लिया। लूटने के बाद ये जो एरिया देख रहे हैं, जब लूट लिया जाता है तो दमिश्क का जो खलीफा है वो खलीफा कहता है कि दाहिर से कि भाई इसके ऊपर आप कुछ कार्रवाई करें, ठीक है, क्योंकि इन्होंने हमारा जो नाव है उसको लूट लिया जिसके कारण हमें क्षति हुई है, इसलिए आप इस पे कुछ कार्रवाई करें और कार्रवाई करके हमें जल्द से जल्द बताएं। तो दाहिर कहता है कि इसके ऊपर हम लोगों का कोई अधिकार नहीं है, हम इस पे कार्रवाई नहीं कर सकते। ये नाव सन 708 ईस्वी में लूटी गई थी, सन 708 ईस्वी में लूटी गई थी। जब लूट ली गई तो खलीफा कहते हैं इस प्रदेश के शासक से, यानी दाहिर से कहते हैं कि यहाँ पर जो लूटा गया है उसका कंपेंसेशन दीजिए। आप कंपेंसेशन मतलब हर्जाना दीजिए। क्यों लूट लिया गया आखिर? क्योंकि यह आपके एरिया में आता है, ये नाव श्रीलंका से चल रहा था, चल के देवल बंदरगाह जो है आपके एरिया में आता है और लूटा गया। और आपकी जनजाति जो है, इस प्रदेश में रहने वाली जो आपकी जनजाति है, उन जनजातियों के माध्यम से ही लूटा गया। तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा या तो आपको कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो असल में जो मैंने आपको बताया, मैं थोड़ा रुकता हूं, असल में जो मैंने बताया कि इस्लाम अपने चरम पर था और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं यहाँ पर सीमा क्लैश हो रहा था, यानी सीमा टकरा रही थी। इस्लाम को अगर भारत में घुसना था तो इसके लिए उसे दाहिर से तो लड़ना था ही। एक कारण की जरूरत थी, बस आप यह समझ लीजिए कि वही कारण जो है ये नाव बनता है और नाव का जो लूट होना है वह बनता है। तो आप यह जानते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने सन 712 पर इस प्रदेश पर आक्रमण किया, सिंध पर आक्रमण किया। अब ऐसा नहीं है कि केवल मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया, उससे पहले किसी ने आक्रमण नहीं किया। उससे पहले भी दो लोगों ने भी प्रयास किया। इराक का जो गवर्नर था उस समय हज्जाज था, उसके अंतर्गत भी जो दो लोग थे उन्होंने भी यहाँ पर प्रयास किया आक्रमण करने का, मगर वह प्रयास असफल रहा। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम जो इनका दामाद भी था, उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम
को भेजा जाता है सिंध पर आक्रमण करने के लिए। अब देखिए, मैंने तो आपको बता दिया कि पहले के 2 आक्रमण असफल हुए थे। अगर पहले के 2 आक्रमण असफल हुए तो इसका मतलब इस प्रदेश का जो राजा था वह कहीं ना कहीं मजबूत तो उनसे उनकी तुलना में था। तो आखिर ये क्यों हो गया कि मोहम्मद बिन कासिम ने जाकर आक्रमण किया तो पराजय झेलना उनको पड़ा। तो यहाँ का जो मैप है उस मैप को अगर आप देखेंगे यहाँ का मैप काफी इंपॉर्टेंट है। तो वर्तमान में अगर हम लोग देखेंगे तो भारत पे किस प्रकार आक्रमण किया जा सकता था उस समय। आप अगर मैप पे देखिएगा, अब मैप में निकालता हूं, अगर आप इंडिया के मैप को ध्यान से देखें, अगर आप हम इंडिया के मैप को ध्यान में देखें तो आप देखिएगा जो ये उत्तर पश्चिम भारत है इस पर आक्रमण करना आसान नहीं है। इस उत्तर पश्चिम भारत में क्यों आसान नहीं है? क्योंकि ये जो जगह है काफी रूप से, ये जो उत्तर पश्चिम भारत है, यहाँ पर सिंध है, अभी पाकिस्तान में है सिंध। पाकिस्तान में कुल मिला के 4 प्रांत हैं जिसमें से सिंध एक प्रांत है। जैसे भारत में 29 राज्य है, उसी प्रकार पाकिस्तान में 4 राज्य है जिसमें सिंध भी एक है। तो सिंध पे आक्रमण करना था तो ये आक्रमण या तो समुद्र के माध्यम से हो सकता था, ठीक है, मकरान होते हुए, या तो हिंदू कुश है यहाँ पर जहां से सिकंदर ने एक बार आक्रमण किया था, वहां से हो सकता था। किसी भी माध्यम से समुद्र का रास्ता जो था उसे ना चूज करके उन्होंने चूज किया क्या? जमीन का मार्ग। तो जो देवल राजधानी थी सिंध की, उस पे सबसे पहले आक्रमण होता है। और देवल पर आक्रमण होता है सबसे पहले। तो आप देखिए समुद्र पे आक्रमण इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने देखा था कि समुद्र पे कुछ ना कुछ स्थिति मजबूत है। तो उन्होंने समुद्र पे ना आक्रमण करके मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है जमीन के माध्यम से, और हिंदू कुश जो है ऊपर की ओर है, तो हिंदू कुश से भी ना आक्रमण करके वह मैदानी इलाके से आक्रमण करता है। यह मैदानी इलाका इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो झेलम और सिंध का मुहाना है वो मैदानी था। तो आक्रमण करता है तो देवल पर जब वो पहुंचता है तो इतिहास की किताबों में ऐसा लिखा गया है कि लगभग 17 वर्ष के उम्र के नीचे जितने भी पुरुष थे उन्हें मार दिया जाता है। और एक गौर करने वाली बात है, मोहम्मद बिन कासिम का जो उम्र था उस समय 17 वर्ष ही था। अब देवल वंश में नरसंहार करने के बाद यह बढ़ता है नीरून की ओर जो आसपास में ही था। नीरून के बाद यहाँ पर सहवान था, वो सहवान तक आता है और यहाँ पर भी कत्लेआम होता है और काफी लोगों को मार दिया जाता है। और यहाँ का जो राजा था वो आत्मसमर्पण कर देता है, यानी आत्मसमर्पण मतलब उसके सामने सरेंडर कर देता है। तो सिंध से होते हुए कुछ भारत के इलाकों में मोहम्मद बिन कासिम आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर कब्जा कर लेता है। तो ये मीर कासिम का जो आक्रमण है
काफी अंदर तक भारत में नहीं आता, या केवल सिंध और सिंध के पास के प्रदेश है वहीं तक सीमित रहता है। और यहाँ पर जो छोटे छोटे जो राजा थे उस समय, उन्हीं से वो लड़ता है। वहां पर काफी बौद्ध लोग भी थे, बौद्ध लोगों को भी वो मारता है। मतलब जो शासन उसका उसका बात नहीं मानता है उस पर वह आक्रमण करता है, आक्रमण करके उन्हें मार देता है। तो आप देखिए दाहिर का पराजय हो जाता है। यहाँ पर एक ताक नाम का, अभी जो जाट देखते हैं उसी जाटों से रिलेटेड एक और यहाँ पर उस वंश का शासक था, उसका भी पराजय हो जाता है। तो कुल मिलाकर मोहम्मद बिन कासिम लगभग इस प्रदेश पर कब्जा करने में सफल होता है। एक चीज मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करता है, वह इंट्रोडक्शन जो है आप देखिएगा, भारत के लगभग इस समय से लेके आगे का जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है उसमें काफी इंपॉर्टेंट रहा है, वह है जजिया कर। ये जजिया कर क्या था? जजिया कर एक प्रकार का धार्मिक कर था। यह धार्मिक कर एक धर्म के लोगों के द्वारा दूसरे धर्म के लोगों पर लगाया जाता था। कौन सा धर्म किस धर्म पर लगाता था? तो इस्लाम धर्म के जो शासक थे वह अन्य धर्म पर लगाते थे। मैंने ये नहीं कहा कि हिंदू धर्म पर लगाते थे, अन्य धर्म पर लगाते थे। नो मैटर इज सिखिज्म, नो मैटर इज बुद्धिज्म, नो मैटर इज जैनिज्म, या जैनिज्म है, सिखिज्म है या बुद्धिज्म है, इससे मतलब नहीं है। एब्सोल्युटली उस समय हिंदुओं का संख्या ज्यादा था, अभी भी ज्यादा है, तो हिंदुओं पर अधिक लगेगा। तो आप यह नहीं समझिएगा कि किसी मुस्लिम और हिंदू का कंटेस्टेशन चल रहा है, यानी रस्साकसी चल रहा है। एक्चुअली ये है कि इस्लाम एक मोनोलिथिक रिलीजन है। मोनोलिथिक रिलीजन मतलब आप ये समझिए कि इस्लाम, जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी, ये तीन धर्म जो है इसको सेमेटिक रिलीजन कहते हैं। सेमेटिक रिलीजन, ये सेमेटिक क्या है? सेमेटिक रिलीजन से तात्पर्य यह है कि इसमें इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में ज्यादातर एक ही धर्म है और एक ही देवता है, और एक ही देवता के पूजन पे यानी पूजा पाठ पे यानी वर्शिपिंग पे जोर दिया जाता है। तो इस्लाम में मोहम्मद साहब पर जोर दिया जाता है, तो क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट पर जोर दिया जाता है। ठीक है, तो आप देखिए जीसस क्राइस्ट की तो प्रतिमा आपको दिखता होगा कि जीसस क्राइस्ट हैं, वो सूली पे हैं, यह दिखता होगा। मगर इस्लाम के अंतर्गत आप प्रतिमा नहीं पाएंगे कहीं भी मोहम्मद साहब का। केवल मक्का में एक काला पत्थर है, मक्का मदीना में, इसके अतिरिक्त और ज्यादा कुछ है नहीं। तो इस्लाम में ये कंसेप्ट है कि पैगंबर नूर है, नूर मतलब रोशनी की तरह है, और उनका कोई अपना मतलब किसी व्यक्ति में इतनी कला नहीं हो सकती है कि वह पैगंबर का प्रतिमा बना सके या पैगंबर कैसा दिखते हैं उसका इमेजिनेशन कर सके। तो इस्लाम में मूर्ति पूजा को हम्र माना गया, मतलब हरम है, मूर्ति पूजा नहीं किया जाता। ठीक है, तो अब स्वाभाविक सी बात है, एक रिलीजन जिसमें मूर्ति पूजा होता है जब दूसरे एक ऐसे रिलीजन से टकराएगा जिसमें मूर्ति पूजा का बाहुल्य है, जो हिंदुइज्म है। हम लोग के यहाँ काफी, मतलब हम लोग ना कहें तो आप देखिए भारत में जो हिंदुइज्म है उसमें काफी आइडल वर्शिप फेमस है। आइडल मतलब मूर्ति का पूजा। तो उससे जब टकराएगा तो दोनों में क्लैश होगा। तो ये कल्चरल क्लैश है। ये कल्चरल जो क्लैश है, इस कल्चरल क्लैश का निदान यह निकाला गया कि भाई अगर आपको हमारे शासन के अंतर्गत जो जमीन है उसमें रहना है तो आपको एक प्रकार का कर देना पड़ेगा, जिसको जजिया कर कहते थे उस समय। क्या कहते थे? जजिया कर कहते थे। ठीक है, या क्लियर हो गया?
अब अब मीर कासिम ने जो भारत पर आक्रमण किया, उसके प्रभाव क्या पड़े भारत पर। तो देखिए, ये ये काफी लड़ाइयाँ होती हैं, एक लड़ाई नहीं होता है, ठीक है। ये पॉलिटिकल हिस्ट्री का अरेना है, जिसमें आप अगर पुस्तक का सहायता लेंगे, खासकर राम शरण शर्मा की पुस्तक की सहायता आप ले सकते हैं अगर हिंदी माध्यम के विद्यार्थी आप हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, इंग्लिश माध्यम के इंडियाज एंशिएंट पार्ट, या उपिंदर सिंह की पुस्तक है अर्ली इंडिया, फ्रॉम प्री हिस्ट्री टू सरकार 1200 AD, या अवाड़ी बुर्ज की पुस्तक है एंशिएंट इंडिया, और या ये सब आप लोग के सिलेबस में शामिल है। या सतीश चंद्रा की पुस्तक जो 2 वॉल्यूम में छपी है, मध्यकालीन भारत पार्ट 1 और मध्यकालीन भारत पार्ट 2। तो जो पार्ट 1 की पुस्तक है उसमें ये सारा कुछ मेंशन है। ये जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है जो मैं बताया आपको थोड़ी देर पहले, उसमें डिटेल में मेंशन है कि क्या क्या असल में उस समय हुआ था। तो आप उसकी सहायता लेके आप देख सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं कि इसका प्रभाव क्या पड़ा। मतलब जब मोहम्मद बिन कासिम ने इस प्रदेश पर आक्रमण किया, तो इसका प्रभाव क्या पड़ा। तो देखिए, इसका जो प्रभाव है वह आप 2 तरह से देख सकते हैं, एक तो दूरगामी प्रभाव और एक तात्कालिक प्रभाव। तो ये जो मैप में आप एरिया देख रहे हैं, इस एरिया में आप ये देखिए कि वर्तमान में जो पाकिस्तान है वहाँ पर स्वाभाविक सी बात है कि मुस्लिमों का घनत्व तो काफ़ी था एक समय, तभी जाकर एक ऐसे प्रदेश का निर्माण हुआ जो धर्म पर आधारित हो सकता था, और यानी पाकिस्तान। तो ये जो चीज़ है कि यहाँ पर जो मुस्लिमों का घनत्व कैसे आया, काफ़ी था, और ये सीधे सीधे जुड़ा हुआ उस समय के काल से, जब सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है और सिंध के अतिरिक्त दाहिर को हराता है, काक को हराता है, काफ़ी अन्य राजाओं को पराजित करता है मोहम्मद बिन कासिम। तो यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है, मतलब इट इज वर्चुअली इन फैक्ट दैट मोहम्मद बिन कासिम विल बी became a lord of here. So जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ का शासन अपने हाथ में संभाल लेता है और थोड़े समय के लिए, उसके बाद वो वापस चला जाता है, तो यहाँ पर मुस्लिमों का, यहाँ पर आप समझिए कि छोटे छोटे मुस्लिम सरदारों का कब्जा हो जाता है। और यही जो है उस समय यहाँ पर ओरिजिन था, ठीक है। आगे होने वाला जितना भी भारत में पॉलिटिकल टर्मोइल होने वाला था या राजनीतिक घटनाक्रम में जो चेंजिंग होने वाला था, उसका शुरुआत जो था वो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर आक्रमण से होता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, पहली बात। जस्ट वेट अ मिनट। दूसरी बात ये कि भारत में जो श्रेय दिया जाता है ये जो एरिया है, ये जो सिंध है, इस एरिया तक ही केवल प्रभाव रहा। यह प्रभाव आगे का भारत का जो प्रदेश है, यानी आगे का जो ये भारत है आपका, यहाँ तक नहीं आ पाया, ठीक है। मगर कुछ चीजें होती हैं जो इंपॉर्टेंट बताती हैं, कुछ चीजें, जैसे कि जजिया कर। भारत में सबसे पहले जजिया कर यहाँ पर लगाया गया। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जजिया कर क्या है। एक प्रकार का कर था जजिया कर। उसके बाद
ऊंट पालन की शुरुआत होती है, मतलब ऊंटों को पाला जाता है, कल्चरली रूप लेकर चले गए थे। आप जानते हैं कि आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, यह सब काफी प्रसिद्ध प्रसिद्ध गणितज्ञ हुए भारत में, और उन्हीं गणितज्ञों में ब्रह्मगुप्त शुमार थे, जिन्होंने एक ब्रह्म सिद्धांत पुस्तक लिखी थी और उसे वो लेकर चले जाते हैं। मगर एक चीज और है, आप एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए। देखिए, ये जो मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण था ना, ये धार्मिक आक्रमण नहीं था, सबसे पहली बात। तो ये धार्मिक आक्रमण नहीं होने का ये कारण था कि मोहम्मद बिन कासिम का जो आक्रमण था वो काफी तात्कालिक चीजों से प्रेरित था। जब एक सिंहल जिससे नाव जाती है, नाव को देवल में लूट लिया जाता है, और उसके बाद वहाँ दमिश्क में जो खलीफा रहते हैं वह कहते हैं कि लूट का हर्जाना दीजिए। हर्जाना नहीं देने का यह परिणाम होता है कि वह आक्रमण करवाते हैं, और आक्रमण के बाद यहाँ के राजा पराजित हो जाते हैं और यहाँ पर अरबों का कब्जा हो जाता है थोड़े समय के लिए, और यह कब्जा ज्यादा देर तक टिका नहीं रहता है। तो आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर, इस समय जो आक्रमण हो रहा है, इस आक्रमण के समय भारत में जो अन्य राजा थे वो क्या कर रहे थे? कि सर, आपने बताया कि दक्षिण भारत में काफी मजबूत राजा थे, स्ट्रांग राजाओं का शासन था। तो देखिए, पहला चीज ये समझिए कि जो भारत है ना, ठीक है, जो भारत है उस समय का भारत, वह आज का भारत बिल्कुल नहीं है। तो दक्षिण भारत में जैसे नरसिंह वर्मन थे, तो उन्होंने थोड़ा मतलब प्रतिरोध किया था इसका। थोड़ा प्रतिरोध मतलब ऐसा नहीं कि जाके पूरा रोकने की कोशिश की, थोड़ा प्रतिरोध किया था। कारकोट वंश का शासन था, जम्मू कश्मीर जो आज देखते हैं जम्मू में था, तो उन्होंने भी थोड़ा प्रतिरोध किया था। ठीक है, तो ये प्रतिरोध थोड़ा तक ही सीमित था, ये प्रतिरोध ज्यादा बढ़ा नहीं। ठीक है, और इसका एक और कारण ये था कि तुर्क और अरब में आप ये डिस्टिंक्शन देखिएगा कि जो अरबों का आक्रमण हुआ और अरबों के आक्रमण के बाद यहाँ पर एक व्यवस्था जो लाई गई, जजियागढ़ की अन्य व्यवस्थाएं, वो व्यवस्थाएं तुर्कों की तुलना में काफी लचीली थी। यानी कि जैसे तुर्कों ने यहाँ पर अपना थोपने का काम किया, ठीक है, जो धार्मिक प्रतिबद्धताएं थी अपनी, उससे थोपने का काम किया। वैसा अरबों ने थोपने का काम नहीं किया। तुर्कों ने आया यहाँ पर काफी मीनारें बनाई, मस्जिदें बनाई, ऐसा अरबों ने इस प्रदेश में नहीं किया, तो सांस्कृतिक रूप से उतना क्लैश नहीं हुआ। ठीक है, तो ये चीज आपको समझने वाली बात है कि अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमण दोनों डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है, एक दूसरे से। मगर सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम का जो 712 ईस्वी में आक्रमण होता है, वह आक्रमण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने भारत का द्वार आगे आने वाले अन्य आक्रमणों के लिए खोल दिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको एक लाइन में आंसर देना है कि सिंध पर जो अरबों का आक्रमण हुआ उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, what was the main impact of Arabian invasion at Sindh by Muhammad bin Qasim, then you will tell that the major impact of Muhammad bin Qasim Arab's invasion was that it opened the gateway of India. It opened the gateway of India. ये क्लियर है? ठीक है, अगर आप लोगों को कोई सवाल पूछना है तो आप लोग मैसेज बॉक्स में बता सकते हैं मुझे। आई एम वेटिंग फॉर योर
ओके, देयर आर लॉट। अच्छा, आप लोगों ने सवाल काफ़ी पूछा है। आनंद ने जैसे पूछा है कि सर कौन सा चैप्टर है, तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि ये आपका चैप्टर जो है, अगर आप पूछ रहे हैं तो एक बुक में वो चैप्टर 10th भी हो सकता है, 12th भी हो सकता है, मगर जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है भारत में अरब और तुर्क आक्रमण और उसका सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव। भारत में अरब तुर्क आक्रमण और उसका सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव। अच्छा अच्छा सर, पीपीटी फुल स्क्रीन कर दीजिए, बहुत छोटा है और कुछ दिख भी नहीं रहा है। एक्चुअली आई एम नॉट टचिंग यू विद पीपीटी, इट्स एक्चुअली इट्स अ मैप जस्ट। ओके, हाँ, ये इसका नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा। मुझे मीडियम्स बताया जाएगा सेंड करने का, तो वो उस मीडियम्स के थ्रू मैं आपको इसका सारा नोट्स सेंड कर दूंगा। और हाँ, आई एम सॉरी दैट वी आर गेटिंग सम नॉइज प्रॉब्लम्स। लेसन कौन सा है? ओके, तो अच्छा, आप लोग को लगता है चैप्टर्स में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तो मैं आप लोगों को अभी सिलेबस थोड़ा सा ओपन करके ये बता दूंगा कि आप लोग पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। ओके सर, हिंदी में समझाइए। अच्छा, मतलब 4 बार आप लोगों ने, मतलब 4-5 बार की चैप्टर्स कौन सा है? अच्छा sir, first we saw only 3.35 minute of your video, then the live video came when 40 minute had passed. Sol channel पर videos previous day नहीं रहते हैं, how can student get access to the full video? I will figure out this question of yours, Sachi, to the admin, and I will send it to the admin and we will figure out something. मतलब हम लोग देख लेंगे कि मतलब वीडियो जो है हम लोगों का लेसन्स का वो रहे, और आप लोगों के लिए मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दूंगा, आप उस पर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं डायरेक्टली मुझसे, अगर कोई भी प्रॉब्लम आप लोग को किसी भी रिलेटेड आ रही है तो। भीम सिंह ने कहा है सर आई नीड योर हेल्प। आप देखिए, कोई भी हेल्प है वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं आप लोगों को अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उस पे आप लोगों में से कोई एक मैसेज कर दीजिएगा और वो एक एडमिन बन जाइए, और आप लोग एक हिस्ट्री ग्रुप बताइए और उसमें मैं नोट्स शेयर कर दूंगा और अन्य जो रिलेटेड चीज़ें हैं। यस, इट इज सेकेंड सेमेस्टर। हाँ सर, कैन यू अगेन एक्सप्लेन द रीजंस फॉर अरब इन्वेजन? ओके, यस आई कैन। सॉरी आई डिडंट सॉ योर मैसेज अर्लियर। देखिए, सिंध पर जो अरबों का आक्रमण हुआ, सिंध पर जो अरबों का आक्रमण हुआ, उस आक्रमण के, ये जो आप देख रहे हैं, ये आप मैप के थ्रू देखिए, ये मैप इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ना, ये भारत है, ठीक है, ओके, ये हम लोग का भारत है, ठीक है। तो ये भारत का जो राजनीतिक बाउंड्री देख रहे हैं आप, ये जो है ना राजनीतिक बाउंड्री, आप देखते हैं कि भारत पाकिस्तान में इतना झगड़ा होते रहता है, ठीक है, मगर सन 1947 से पहले तो पाकिस्तान कहीं था नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है। पाकिस्तान पॉलिटिकली इवॉल्व नहीं हुआ था। 14 अगस्त 1947 में इवॉल्व हुआ। 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान का जन्म हुआ, 15 अगस्त 1947 में भारत का। तो तो उससे पहले जो पाकिस्तान का 4 प्रांत है, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, वो सब भारत का हिस्सा था। तो अरब जो थे, अरब जो थे वो इस हिस्से पर आक्रमण इसलिए किए थे क्योंकि उसका अगर तात्कालिक कारण अगर आपको बताएं हम, तात्कालिक कारण, अगर आप तात्कालिक कारण का तात्पर्य है कि टेम्पोरल कारण, ये ठीक है, मतलब ये है कि समझ लीजिए कि आप ये 2
मित्र हैं, दोनों में झगड़ा हो रहा है, ठीक है, झगड़ा 1 साल का चल रहा है, और क्या हुआ कि आपका मित्र ने आपका फोन तोड़ दिया, वो तात्कालिक कारण बन गया। वही तात्कालिक कारण आपका, वो जो तात्कालिक कारण ये है कि जो श्रीलंका है, आज का श्रीलंका, उस श्रीलंका से एक नाव जा रही थी, और वो नाव किसकी थी? वो नाव थी खलीफा की। खलीफा मैंने आपको बता दिया कि खलीफा कौन था। जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई तो इस्लाम धर्म को आगे कौन चलाए, तो इसके लिए खलीफा का एक क्रम चलता है, और अपने आप को खलीफा कहते हैं सब, ठीक है। तो वो खलीफा के पास नाव जा रहा था। अब नाव जा रहा है, 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 ठीक है। तो आप देखिए, ये अरब सागर है ना, यहाँ से नाव जा रहा है और जाके यहाँ देवल जो है, ठीक है, देवल उस समय राजधानी थी ताहिर की। उस देवल पर इस नाव को, देवल के आसपास इस नाव को लूट लिया जाता है, और लूटने वाले कुर्क जनजाति वगैरह थे वहां पर, वो होते हैं, लूट लिया जाता है। तो जो खलीफा था, वो खलीफा बोलता है कि आपके इलाके में नाव को लूटा गया है, इसलिए आप हर्जाना दीजिए और यह व्यवस्था कीजिए कि यह काम दोबारा नहीं हो, और सजा दीजिए उन लोगों को जिन्होंने इस नाव को लूटा है। तो इसके लिए दाहिर इनकार कर देता है। इनकार करने के कारण होता यह है कि खलीफा ने अपने इराक के जो गवर्नर हैं उस समय, हज्जाज नाम का, उसको कहता है कि यहाँ पर आक्रमण करो। तो हज्जाज आक्रमण करता है, किसके द्वारा? पहले हज्जाज क्या करता है कि उब्दुल्ला नाम का एक व्यक्ति को भेजता आक्रमण करने के लिए, वो हार जाता है। फिर बुदैल जाता है, वो भी हार जाता है। फिर जाता है 712 ईस्वी में, जो दामाद रहता है उसका, मोहम्मद बिन कासिम, और ये जीत जाता है। तो ये था सिंध पर अरब का आक्रमण। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है कि जाके सिंध, अरब, मीर कासिम सोच रहा था कि जाएंगे और भारत पे अपना जाके साम्राज्य स्थापित करेंगे, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। ये आप समझ लीजिए, बस ये था कि एक तात्कालिक कारण के कारण मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण करता है, ये तात्कालिक कारण। और इसके अलावा एक दीर्घकालिक कारण भी था वहां। दीर्घकालिक कारण ये था कि इस्लाम अपना पूरा क्षेत्र फैला रहा था, ठीक है, पूरा मतलब कब्जा हो गया था इस्लाम पे। आप ये अगर ये देखिए मैप, इस मैप में मैं दिखाता हूं आपको, ये आप देख रहे हैं ना, तो ये जो अफगानिस्तान है, ईरान है, पाकिस्तान है, इराक है, सीरिया है, ये सारा प्रदेश पे इस्लाम का कब्जा हो गया था उस समय, सारा प्रदेश पे, ठीक है, जहां मैं अपना कर्सर शो कर रहा हूं आपको। अब चूंकि सारा प्रदेश पे कब्जा हो गया था, तो अगर इस्लाम को आगे बढ़ना है भारत की ओर, तो उसे तो भारत के नजदीक में जो उस समय शासक था उससे टकराना पड़ेगा ही, और उस समय था दाहिर। दाहिर से लड़ाई होती है और दाहिर पराजित होता है। और मैंने आपको इम्पैक्ट वगैरह तो बता ही दिया है, अगर आपको फर्दर क्वेश्चंस हैं तो आप फिर बता सकते हैं। नोट्स में शेयर कर दूंगा आपका। इंग्लिश में भी शेयर कर दूंगा। हाँ, वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। सामाजिक प्रभाव क्या था? ठीक है, तो देखिए, सिंध पर जो अरबों का आक्रमण हुआ ना, तो उसका सामाजिक प्रभाव उतना ज्यादा नहीं था जितना आगे चलकर राजनीतिक प्रभाव हुआ। मैंने आपको बोला कि ये आगे होने वाले आक्रमण का गेटवे बना, मतलब खोल दिया उसको कि आगे भी आक्रमण हो सकता है। मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी ने इसी को दोहराया बस, ठीक है। ये सामाजिक रूप से बस इतना हुआ कि यहाँ पर मुस्लिम और हिंदुओं में पहली बार मेल हुआ, और भारत में पहली बार जजिया कर लगाया गया। हाँ, मैं कांटेक्ट नंबर अपना दे दूंगा, व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। मटेरियल्स मैं सेंड कर दूंगा आपको।
नोट्स मिल सकते हैं बिल्कुल, आप जो व्हाट्सएप ग्रुप में बनाऊंगा उसमें मिल जाएंगे। पहली बार जजिया कर, पहले, अच्छा आपने ये कहा पहली बार जजिया कर कब लागू हुआ। देखिए पहली बार जजिया कर भारत में अगर कह रहे हैं तो पहली बार इस समय लगाया गया था। ठीक है, तो काफी क्वेश्चन है आपके। अब मैं महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी को खत्म कर देता हूं, उसके बाद आपके सारे क्वेश्चंस का 1-to-1 आंसर दूंगा। ठीक है। हेलो, थैंक यू फॉर होल्डिंग मी। तो हम लोग आ जाते हैं अब मोहम्मद गजनवी पे। ठीक है, तो देखिए महमूद गजनवी को जानने से पहले हम लोग कुछ चीज़ों को जानते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से मुझे सुनिए और ये इस मैप को देखिए बस। ठीक है, तो देखिए अफगानिस्तान में आज भी एक जगह है गजनी, जिसका नाम है गजनी। ठीक है, महमूद गजनवी वहीं से आया था और चूंकि वो गजनी से बिलोंग करता था इसलिए उसका नाम था महमूद गजनवी, इसलिए उसका नाम था महमूद गजनवी। ठीक है, तो आप देखिए महमूद गजनवी तुर्क था। कौन था? तुर्क। ठीक है, कौन था? तुर्क था। अब ये तुर्क क्या है, ये तुर्क लोग कौन थे? ठीक है, और ये पहले मैंने आपको बताया पहले की क्लास में कि अरब था, अरब का आक्रमण हुआ और फिर मैं बताया कि तुर्क हैं। ये तुर्क कौन है? तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं मैप में एक टर्की नाम का देश है। ठीक है ना, जिसका राजधानी आप जानते हैं कि इस्तांबुल है, और टर्की में ही एक प्रदेश था कुस्तुनतुनिया, जिसका पतन हुआ था सन 1453 ईस्वी में। ये कुस्तुनतुनिया का पतन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप लोग को वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िएगा तो इसमें आप लोगों को पता लगेगा कुस्तुनतुनिया क्या था। तो यही टर्की पे है। तो इसी, ये जो टर्की है ना, यहाँ पर तुर्क नाम की जनजाति रहती थी। ठीक है, तुर्क नाम की जनजाति रहती थी उस समय। तो ये तुर्क नाम की जो जनजाति थी, इन जनजातियों के बीच में इस्लाम धर्म का फैलाव हुआ और इन जनजातियों ने इस्लाम धर्म को अपनाया। क्या किया? अपनाया। ठीक है, तो अपना के तुर्क लोग एक समय इतने पावरफुल हो गए, इतने पावरफुल हो गए कि वो अरबों से भी ज्यादा ताकतवर हो गए। तो मैंने आपको जब मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जब बता रहे थे हम, तो आपको मैंने बताया था कि उम्मद वंश का खलीफाई शासन था इस समय, जब मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पर आक्रमण किया था सिंध पर। उम्मद वंश का था खलीफा। तो जब महमूद गजनवी जब आक्रमण करता है तो इस समय अब्बासी वंश के खलीफा रहते हैं। ठीक है, कौन से वंश के? अब्बासी वंश के। तो ये सब आप कंफ्यूज नहीं होइए कि ये क्या है। ठीक है, देखिए ये ऐसे ही है कि कैसे, मतलब मुगलों के दौरान मुगल वंश हो गया, गोड़ आपका आगे चल के गुलाम वंश हो गया। ठीक है, लोधी वंश हो गया दिल्ली सल्तनत के समय। ठीक है ना, तो ये सारे वंश हैं। तो चूंकि लोधी वंश का कोई शासक का जो स्थापित किया था उसका टाइटल लोधी था, तो उसके नाम पे लोधी वंश हो गया। तो उसी प्रकार उम्मयद और अब्बासी का आपका है। ठीक है, खलीफाई अपना। तो महमूद गजनवी जब आक्रमण किया था तो उस समय तुर्क थे। ठीक है, तो अब देखिए, तो दो प्रकार के तुर्क प्रमुख हैं इस समय। ठीक है, तो देखिए एक तो इलबारी तुर्क और एक है चगटाई तुर्क। अब इलबारी तुर्क और चगटाई तुर्क क्या है? ठीक है, तो देखिए होप यू आर लिसनिंग में, आप लोग को आवाज आ रहा होगा। इलबारी तुर्क और चगताई तुर्क उसी प्रकार है जैसे कि हम लोगों में हिंदू रिलीजन में वैष्णव और शैव है। आप जानते हैं ना वैष्णव और शैव है। वैष्णव वो होते हैं जो क्या कहें, जो विष्णु से संबंधित विष्णु से संबंधित जो देवता है उनकी पूजा करते हैं, और देविया की। जैसे विष्णु का आपका मत्स्य अवतार हो गया, कच्छप अवतार हो गया, शुकर अवतार हो गया, शुकर अवतार हो गया, नरसिंह अवतार हो गया, वामन अवतार हो गया, परशुराम हो गया।
ठीक है। इस प्रकार के 10 जो अवतार हैं विष्णु के, ये या इनसे संबंधित जो अन्य देवी देवता उसकी पूजा करते हैं। शैव जो शिव और शिव से संबंधित देवी देवता की पूजा करते हैं। तो दोनों तो हिंदू रिलीजन का ही ना पार्ट है। वैसे ही तुर्क है, ठीक है ना। तुर्क में भी दो प्रकार के कबीले थे, ठीक है ना, इलवाड़ी कबीला और चगताई कबीला। तो इलवाड़ी कबीला इलवाड़ी तुर्क हो गए, चगताई वाला चगताई तुर्क हो गए, ठीक है। तो ये दोनों आपको अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपका महमूद गजनवी का आक्रमण, इससे पहले भी आपको दिखेंगे ये दोनों। आपको जब यहाँ पर शासन स्थापित हो जाता मुगलों का, तब भी इलवाड़ी और चगताई दिखेंगे। जब आगे होप अगर मैं पढ़ाऊँ आपको तो आगे मैं बताऊंगा कि ये इलवाड़ी और चगताई तुर्क कैसे इन्वॉल्व हैं। उनके पिता के पिता मुसलमान होंगे, तो ऐसे करके एक लंबा ट्रेडिशन है, आगे चल के भी कोई मुस्लिम होगा। तो जो सबसे पहला व्यक्ति जो था, ठीक है, उसको कोई ना कोई कारण तो मिला होगा ना कि वो ये मुस्लिम धर्म माने। अब समझिए, कोई ना कोई तो कारण मिला होगा, ऐसे तो नहीं मान लिया होगा ना मुस्लिम धर्म, कोई ना कोई कारण जरूर होगा, ठीक है। तो यही जो है कारण आप जो देख रहे हैं, ये कारण इंपॉर्टेंट है। तो जो तुर्क लोग थे ना, ये नए नए मुस्लिम धर्म में उस समय आए हुए लोग थे, नए नए, ठीक है। नए नए ये लोग मुस्लिम धर्म में आए हुए हैं लोग। तो जो नया नया आता है ना, तो उनमें ज्यादा उत्साह होता है अपनी चीजों को फैलाने का, ठीक है। तो तो तुर्कों में भी इसी प्रकार का उत्साह था कि वो इस्लाम को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ठीक है। तो आप देखिए, मैं जो कर्सर दिखा रहा हूं ना आपको, वो कर्सर पे ध्यान दीजिए। अफगानिस्तान के पास यहाँ ऊपर के जगह में एक गजनी जगह है, ठीक है। यहाँ पर से महमूद गजनवी ने आक्रमण किया भारत पे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, ऐसे करके 17 बार आक्रमण किया भारत पे, ठीक है। और एक बार तो वो सोमनाथ का मंदिर जो है गुजरात का, वहां तक चला गया था, ठीक है। तो ऐसे करके 17 बार आक्रमण किया था। तो अभी आक्रमण पर ना आके हम यह आपको बताते हैं कि आक्रमण करने का जो उसका रीजन था वो क्या था। पहले रीजन तो ये था कि ये जो तुर्क लोग नए नए अभी धर्म में आए थे, इस्लाम में, इनमें काफी उत्साह था कि ये अपना धर्म को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं और ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ठीक है। पहला चीज ये अपना दिमाग में रखिए। दूसरा, मैप को रखिए, ठीक है। देखिए, अफगानिस्तान के पास जो गजनी है ना, ठीक है, इसके अतिरिक्त ये जो इस्लाम का प्रभाव जानते हैं, ये पूरा अफ्रीका जो आपको दिख रहा है यहां तक हो गया था। ये पूरा अफ्रीका जो है, ये पूरा इस्लाम के प्रभाव में आ गया था। आप जानते हैं आज भी लीबिया, इजिप्ट, ट्यूनीसिया, मोरक्को, अल्जीरिया, ये सब में इस्लाम फैला हुआ है, ठीक है। इस्लामिक कंट्री है। टर्की, ठीक है। यहाँ तक कि वो लोग स्पेन तक भी पहुंच गए थे। यहीं पर जिब्राल्टर एक है जगह, यहीं पर ये जो कॉर्नर देख रहे हैं ना मोरक्को और स्पेन के बीच, यहीं पर एक यहाँ पर या यहाँ पर ये आई एम सॉरी कंफ्यूजिंग, नहीं यहीं पर है, हाँ यहीं पर एक जिब्राल्टर एक जगह है जहाँ से गैप है जाने का, ठीक है। ये एक जिब्राल्टर वहाँ का एक मुस्लिम शासक है, उसके नाम पर पड़ा था। तो आप सोचिए कहाँ कहाँ तक इस्लाम पहुंच गया, ठीक है। तो यहाँ तक तो पहुंच गया था। अब आगे 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 जाने के लिए तो इतना बड़ा समुद्र पार करके फिर उनको अमेरिका जाना पड़ेगा। तब कौन सा रास्ता बचता है? तब तो एक ही रास्ता बचता है कि आगे फैलाव के लिए इंडिया आया जाए। कहाँ आया जाए? इंडिया, ठीक है। तो अब देखिए कैसे करके महमूद गजनवी इंडिया पर आक्रमण करता है। देखिए, महमूद महमूद गजनवी से पहले हम लोगों को जानना जरूरी है कि महमूद गजनवी के पहले क्या हो रहा था। महमूद गजनवी का तो कोई पिता होगा। महमूद गजनवी खुद अपना शासन का स्थापना नहीं किया था। महमूद गजनवी का जो वंश था वो हिंदू शाही वंश के नाम से जाना जाता, सॉरी हिंदू शाही वंश के नाम से नहीं, मैंने गलत कर दिया। हिंदू शाही का इधर था शासन,
तो महमूद गजनवी का जो वंश के आगे के वृक्ष को देखिए तो अल्पगीन और सुबुक्तगीन दो नाम आते हैं। अल्पगीन और सुबुक्तगीन ने भी आक्रमण करना शुरू कर दिया था इस प्रदेश पर। क्यों कर दिया था आक्रमण? आप देखिए, दो राज्यों की जब सीमा टकराती है, दो राज्यों की सीमा टकराएगी तो एक मजबूत राज्य एक कमजोर राज्य पे स्वाभाविक सी बात है कि कब्जा कर लेगा। सोचिए आप, हम उस समय की बात कर रहे हैं जब कोई डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं थी, जब कोई यूनाइटेड नेशन नहीं था कि जाके इंटरफियर करे क्यों आप लोग कब्जा कर रहे हैं। उस समय की बात कर रहे हैं जब लड़ाइयां ही एक प्रमुख हथियार होती थी अपने राज्य की सीमा को बढ़ाने का। ठीक है, तो देखिए यहां पर उस समय यहाँ का जो इलाका है उस समय हिंदू शाही वंश का यहाँ पर शासक था, जिसका शासक था जयचंद। ठीक है, ये आप लोग याद रखिए किसका शासक था। आप लोग में से कोई आंसर दीजिए जो ये है नोट्स में। ठीक है, आप लोग में से कोई नहीं बता रहे हैं तो देखिए, सुबुक्तगीन और अल्पगीन के और जो हिंदू शाही वंश के शासकों के बीच जो लड़ाई होती है, ठीक है, उस लड़ाई में काफी समय तक अल्पगीन और सुबुक्तगीन पराजित हुए रहते हैं। इस सारी घटना का जो वर्णन हमें मिलता है वह एक पुस्तक एक पुस्तक से मिलता है। वो पुस्तक उत्बी नाम के एक लेखक ने लिखा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उत्बी ये लिखता है कि इन दोनों के बीच जब लड़ाई होती है तो बारिश होने लगती है, और बारिश इतनी ज्यादा होने लगती है कि हिम वर्षा हो जाती है, और हिम वर्षा के होने की वजह से जो जयपाल की सेना है, ओ मैंने जयचंद का दिया था, आई एम सॉरी करेक्टिंग इट, जयचंद तो उधर है। ठीक है, जो जयपाल की सेना है वह पूरा पराजित हो जाती है और जयपाल हार जाता। तो ऐसे करके वर्णन किया है उत्बी ने। और धीरे धीरे आसपास के जो क्षेत्र थे उससे जयपाल अपना मदद मांगता है कि मैं जो लड़ रहा हूं वह आप लोगों के लिए लड़ रहा हूं, मैं एक हिंदू हूं और एक दूसरे शासक से लड़ रहा हूं जो हम लोगों के धर्म का नहीं है। मगर कई लोग जिनसे जयपाल मदद मांगता है उनकी मदद करने के लिए कोई आता नहीं है। जो सुबुक्तगीन और जयपाल के बीच जो लड़ाई होती है उसमें सुबुक्तगीन विजित होता है, और सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद महमूद गजनवी, सुबुक्तगीन का जो छोटा पुत्र था, वो अफगानिस्तान के इस गजनी प्रदेश का मेन मेंबर बनने की कोशिश करता है और एक नए शासक की तौर पर उभरने के लिए वो अपने भाई से लड़ाई करता है, और महमूद गजनवी यहाँ पर अपने जो प्रदेश है गजनी पर कब्जा कर लेता है। ठीक है, तो ये आप समझ रहे हैं ना कि सुबुक्तगीन का बेटा महमूद गजनवी का एक भाई रहता है। महमूद गजनवी अपने भाई से लड़ाई लड़ता है और लड़ाई लड़के फिर उस प्रदेश पर कब्जा कर लेता है। कब्जा करने के बाद महमूद गजनवी इस गजनी प्रदेश का सर्वे सर्वा बन जाता है। तो उसके पिता ने जो सुबुक्तगीन थे, सुबुक्तगीन ने तो पहले ही जयपाल को पराजित करके काफी कुछ प्रदेश अपने हाथों में ले लिया है। अब उससे आगे अगर महमूद गजनवी को बढ़ना है तब तो उसे भारत पर मतलब ये आक्रमण करना पड़ेगा ही, मतलब ये जो कर्सर मैं दिखा रहा हूँ इधर घुसना पड़ेगा ही। ठीक है, तो आप थोड़ा ये मैप देखिए थोड़े समय के लिए। देखिए, आप लोग के साथ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही वंश क्यों असफल हो गया, या
या महमूद गजनवी के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, या महमूद गजनवी के आक्रमण के प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए, इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इस मैप को आप जरा ध्यान से देखिए एक बार। तो देखिए, तो गजनी से महमूद गजनवी का जो भारत पर आक्रमण होता है, गजनी से जो महमूद गजनवी का भारत पर जो आक्रमण होता है, वह आक्रमण के पीछे जो बैकग्राउंड था वो उसके पिता ने पहले ही स्थापित कर दिया था, सुबुक्तगीन ने। ठीक है, तो महमूद गजनवी का जो आक्रमण था, उस आक्रमण का जो प्रभाव भारत पे हुआ वह काफी महत्वपूर्ण है। मगर उससे पहले हम लोग आक्रमण के बारे में जान लेते हैं। क्योंकि महमूद गजनवी का सन 973 ईस्वी से आक्रमण भारत पे होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और महमूद गजनवी के साथ एक व्यक्ति भारत आता है उस समय, उसका नाम आता है अल बरूनी। अल बरूनी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका जिसका नाम है किताबुल हिंद। ठीक है, मतलब भारत का इतिहास लगभग। अल बरूनी ने इस समय के बारे में, मतलब भारत में जो हो रहा है इस समय के बारे में काफी कुछ घटनाओं का वर्णन किया है, और एक प्राइमरी सोर्स है इस समय के बारे में पता करने के लिए अल बरूनी की पुस्तक। तो ये जो आक्रमण होता है महमूद गजनवी का, ये भारत के लगभग इस हिस्से में हर केंद्र में होता है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट जो आक्रमण महमूद गजनवी का होता है गुजरात में एक जगह है सोमनाथ। गुजरात में एक जगह है सोमनाथ, वहां पर सोमनाथ में एक उस समय मंदिर थी। ठीक है, आज भी एक मंदिर है सोमनाथ मंदिर, आप उसे जानते हैं। उस पर आक्रमण होता है महमूद गजनवी का, और सोमनाथ के मंदिर को महमूद गजनवी ने आक्रमण के दौरान काफी नुकसान पहुंचा दिया था। तो यह जो आक्रमण है भारतीय इतिहास में काफी फेमस है। तो देखिए, ये जो आक्रमण हुआ था ना, इस आक्रमण को जरा हम लोग समझ लेते हैं। महमूद गजनवी का जो ये आक्रमण था, इस आक्रमण में क्या चीजें हुई थी। तो ये जो आपका सोमनाथ मंदिर आप ये देख रहे हैं, ये सोमनाथ मंदिर। तो देखिए, उस समय जो ये सोमनाथ मंदिर था, ये काफी उस समय प्रसिद्ध मंदिर था। देखिए, कुछ पुस्तकों में काफी कुछ बातें लिखी गई हैं। एक पुस्तक में यहाँ तक लिखा गया कि सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण हुआ तब यहाँ पर काफी हिंदू धर्म के मानने वाले लोग सोमनाथ के मंदिर के अंदर चले गए, और अंदर चलकर महमूद गजनवी पे हंसने लगे कि महमूद गजनवी का आक्रमण सोमनाथ के भगवान यानी ईश्वर से पार नहीं जा सकता। थोड़ी देर के लिए महमूद गजनवी भी डर गया, मगर अंततः महमूद गजनवी क्या करता है, सोमनाथ का विध्वंस कर देता है। और विध्वंस करके महमूद गजनवी सोमनाथ का मंदिर का जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग को ले जाकर लगा देता है अपने गजनी में। तो कुल मिलाकर महमूद गजनवी का जो आक्रमण था, वो आक्रमण भारत में एक रैपिड आक्रमण था। रैपिड आक्रमण मतलब आप ये समझिए कि आक्रमण हुआ और फिर आक्रमण खत्म हो गया, आक्रमण हुआ फिर आक्रमण खत्म हुआ। ठीक है, इसका जो आप प्रभाव देखिए, तो राजनीतिक रूप से इसका भारत पे काफी प्रभाव पड़ा। महमूद गजनवी के आक्रमण का राजनीतिक रूप से ये हुआ कि भारत की जो कमजोरी है, भारत के इस प्रदेश की जो कमजोरी है, इस प्रदेश की कमजोरी उजागर हो गई। किनके बीच? आगे आने वाले जो आक्रमणकारी थे उनके बीच पूरी तरह उजागर हो गई कि भारत के इस प्रदेश के जो राजा हैं वह कमजोर हैं। दूसरी बात,
तब समय के जो भारत की स्थिति थी वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अगर आप तुलना करें तो यह पता चल गया कि दक्षिण भारत ज्यादा मजबूत था, उत्तर भारत कम मजबूत था। अगर हम सांस्कृतिक रूप से देखें इस आक्रमण को, तो सांस्कृतिक रूप से इस आक्रमण का प्रभाव काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि इस आक्रमण के कारण इस्लाम का जो प्रभाव है, जो फैलाव है, वह काफी प्रदेशों तक बढ़ गया। और जो लेखक के बारे में मैंने बात कहा आप लोगों को, अल-बरूनी, उसकी किताब भारत के इस समय के इतिहास को जानने के लिए काफी मददगार है। अल-बरूनी ने ही यह लिखा है कि इस समय का वास्तविक स्थिति भारत का क्या था, और अल-बरूनी यहां तक बनारस तक भी गया था और बनारस में भी सालों समय बिताया था, शायद 12 साल लगभग समय बताया था। तो ये तो हुआ सांस्कृतिक परिणाम, राजनीतिक हो गया, सांस्कृतिक हो गया, और सामाजिक परिणाम में आप यह देखते हैं कि लोगों के बीच जो है ना ट्रांजिशन हुआ, एक धर्म जो इस्लाम धर्म के लोग हिंदू धर्म से काफी मिले। तो ये सब सारी चीजें आपको पुस्तकों में मिल जाएंगी। अभी थोड़ा समय कम है तो इसीलिए मैं मोहम्मद गोरी पे आता हूं। देखिए, अब मोहम्मद गोरी के बारे में बताऊंगा जब मैं, तो उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप जब किताब पढ़िएगा तो उसमें काफी कुछ आपको मिल जाएगा कि मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी के बाद कैसे उसके दो पुत्र के बीच सत्ता का बंटवारा होता है, उसके बाद आगे चल के दोनों के बीच लड़ाई होता है, और कैसे गौड़ वंश की स्थापना होती है। ये तो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि समय कम है, ठीक है? आप लोग बस ध्यान से सुनिए। आप देखिएगा कि मैंने आपको बताया ये सब किताब में मिल जाएगी कि कैसे सैफुद्दीन का पुत्र गयासुद्दीन गजनी विजिट करता है, गजनी विजिट करके अपने भाई को सत्ता दे देता है, और फिर शिहाबुद्दीन फिर शासक बनता है, फिर गजनी शिहाबुद्दीन के अंतर्गत आ जाता है, उसके बाद गयासुद्दीन शासक बनता था। मतलब ये लंबा है, मतलब शिहाबुद्दीन, गयासुद्दीन, काफी लोग आते हैं। मोहम्मद गोरी के भाई कौन थे, पिता कौन थे, ये सब आपको किताबों में मिल जाएगा। ये आप थोड़ा सा किताब देखिए इसके लिए। देखिए, जिस प्रकार से मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था और जिस प्रकार से महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था, लगभग उसी प्रकार की भारत की स्थिति इस समय की थी, यानी केंद्रीय सत्ता का अभाव था। किसका अभाव था? A lack of central position, a lack of central position, केंद्रीय सत्ता का अभाव मतलब कोई भी शक्तिशाली राजा इस समय आप उत्तर भारत में खासकर नहीं पाएंगे। ये आप अपने माइंड में कंसेप्चुलाइज कर लीजिए। ऐसा बात नहीं कि सत्ता का ही अभाव था, इस समय चेल वंश थे, इस समय परमार वंश थे, इस समय चौहान वंश थे। तो ये सब क्या करते थे? एक दूसरे से लड़ते रहते थे। और इसके बरक्स आप देखेंगे जब गोड़ में क्या हो रहा था, तो वहां पर ससानी वंश का शासन था गोड़ में, और वहीं पर आता है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के पास यह उदाहरण पहले से रहता है कि हमसे पहले मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण कर दिया है, तो मैं क्या करूं आगे चलकर, मैं ऐसा क्या करूं। तो
मोहम्मद गोरी का जो आक्रमण था, उस आक्रमण में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है हम लोग पाते हैं, वह पाते हैं कि देखिए, राजनीतिक रूप से भारत में एक सत्ता का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, मगर कई इतिहासकार एक चीज और बताते हैं। वो बताते हैं कि जब मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ, उससे पहले भारत को स्पिरिचुअल विजय कर लिया गया। स्पिरिचुअल विजय क्या है? स्पिरिचुअल मतलब ये माइंड की चीज, आध्यात्मिक चीज, आध्यात्मिक विजय। तो मोहम्मद गोरी से पहले भारत में आ गए थे। आप जानते हैं कि दिल्ली में ख्वाजा हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है, निजामुद्दीन में। मगर सबसे फेमस जो दरगाह है भारत में, वो है अलीगढ़, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। तो उससे पहले भारत में चिश्ती सिलसिला आ गया था। चिश्ती सिलसिला क्या है, चिश्ती क्या है, सूफी क्या है? तो देखिए, जैसे कि हम लोग में कबीर दास हुए, सूरदास, मीराबाई, नाभादास, रविदास, तुलसीदास, ये सब भक्ति संप्रदाय के निर्गुण और सगुण काफी कवि कह सकते हैं आप, या भक्त कह सकते हैं आप, ये हुए। उसी प्रकार इस्लाम में भी अलग सोच रखने वाले और थोड़ा सही सोच रखने वाले कुछ लोग हुए। उन्हीं लोगों को सूफी कहा जाता है, ठीक है। और ये सूफी का एक प्रमुख तत्व है कि वो ईश्वर को और अपने को जुड़ा हुआ मानते हैं। ईश्वर को प्रेमिका की भांति मानते हैं और अपने को प्रेमी की भांति मानते हैं। ईश्वर को प्रेमिका की भांति मानते हैं और अपने को प्रेमी की भांति मानते हैं, ठीक है। तो ये पहले आ गए थे, मोहम्मद गोरी के पहले आ गए थे। तो स्पिरिचुअल विजय, तो आप जानते हैं कि मोहम्मद गोरी का जो आक्रमण होता है, उस आक्रमण के समय दिल्ली पर उस समय चौहान वंश का शासन था। चौहान वंश का शासन का बागडोर उस समय पृथ्वीराज चौहान के पास था। पृथ्वीराज चौहान आप जानते हैं, इस पे काफी मूवीज वगैरह भी आ चुकी हैं। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच 1191 में तराइन का एक स्थान है, वहां पर तराइन का युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को पराजित कर देता है। मोहम्मद गोरी काफी घायल हो जाता है और घायल होकर मोहम्मद गोरी फिर अपने प्रदेश में लौट जाता है। 1 साल तक वह इंतजार करता है और 1 साल के बाद मोहम्मद गोरी फिर पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करता है। कई बातें हैं, कही जाती हैं इसके बारे में। कहा जाता है, कुछ कहते हैं कि वो जब आक्रमण किया पृथ्वीराज चौहान पर, उस समय पृथ्वीराज चौहान अपनी जो प्रेमिका थी, संयोगिता जो था, संयोगिता के प्रेम में था, ठीक है। तो वो नेग्लेक्ट कर देता है किसको? मोहम्मद गोरी को उससे पहले ही मार देना चाहिए था। ऐसे करके कई बातें हैं। तो दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी पराजित करता है और मोहम्मद गोरी पराजय करने के बाद वापस चला जाता है। मगर उसका एक व्यक्ति बिहार की ओर बढ़ जाता है, जो आज आधुनिक बिहार देखते हैं, उसकी ओर बढ़ जाता है। और उसी समय आप देखिए कि बिहार में काफी प्रभाव होता है और एक व्यक्ति जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक, वह भारत में रहकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। वह यहीं पर भारत में रुक जाता है। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, ठीक है। ये आपका ऑलमोस्ट मैंने कंसाइज में आपको बताया, और समय का चूंकि अभाव है और आप लोगों का क्वेश्चन को भी रिसॉल्व करना है, इसलिए मैं आप लोगों का क्लास यहीं एंड करूंगा और मैं आप लोगों का एक एक करके क्वेश्चन बताता हूं। और अगर आप लोगों को सुनाई दे रहा है तो एक चीज ये देखिए कि मैं आप लोगों को अपना नंबर शेयर कर देता हूं, ठीक है। आप लोगों में से कोई एडमिन बन जाइए, मैं आपको सारा डिटेल्स भेज दूंगा, जो भी क्वेश्चंस हैं, जितना मैं सॉल्व कर सकता हूं कर रहा हूं। रुकिए,
आक्रमण पहले, अच्छा आमिल कहते हैं कि आक्रमण पहले किसने किया था, किसका ज्यादा प्रभाव था। देखिए आक्रमण तो आप लोग अरब और तुर्क आक्रमण, 3 आक्रमणकारियों के बारे में आप लोगों को मैंने बताया, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी। प्रभाव अगर देखिए तो सबका प्रभाव जो था अपने अपने समय के अनुसार था, किसी का ज्यादा और कम प्रभाव में नहीं गिना जा सकता। मगर अगर आप कहते भी हैं तो मोहम्मद गौरी के आक्रमण का ज्यादा प्रभाव था, क्योंकि उसके बाद अंततः भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। ठीक है, पेपर कब स्टार्ट होंगे ये सब ग्रुप में बताऊंगा। चैप्टर कौन सा है, देखिए चैप्टर तो बुक का है ना आपका, तो वो मैं कैसे जानता हूँ कि आप कौन से बुक में पढ़ रहे हैं। ओके, हाँ, आई विल डू इट, आई विल डू इट। थैंक यू।